तो मैंने टॉपिक का नाम डाला है मैथ्स फॉर फिजिक्स। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा, क्यों भाई, क्यों पढ़ना है मैथ्स हमको? हम तो बायोलॉजी वाले हैं या मैथमेटिक्स वाले हैं, तो मैथ्स में पढ़ लेंगे, फिजिक्स में क्यों पढ़ेंगे? मैंने यहाँ पे टॉपिक का नाम दिया है साहब मैथ्स फॉर फिजिक्स, नॉट मैथमेटिक्स, इट इज मैथ फॉर फिजिक्स। ठीक है, अब क्या पढ़ने वाले हैं हम? वो मैथ्स पढ़ने वाले हैं जो फिजिक्स में काम में आएगी। अब वो कौन सी मैथ्स है और क्यों काम में आएगी? तो वो कौन सी मैथ्स है और क्यों काम में आएगी, ये मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बताने के बाद एक स्टोरी सुनाऊंगा। क्या सुनाऊंगा? एक स्टोरी सुनाऊंगा। किसकी? दो साइंटिस्ट की, बड़ी मजेदार स्टोरी है। किसकी? गैलीलियो और एरिस्टोटल की। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है, जो सिलेबस है, दैट इज मैथ्स फॉर फिजिक्स। बेसिक मैथ्स हमको, वो भी गिने चुने 5 टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं बेसिकली। सर क्या टॉपिक है वो? तो बच्चों आपको पढ़ना है, पहला क्या? आपको पढ़ना है व्हाट इज फंक्शन। अरे ये क्या चीज है फंक्शन? मैथ्स में फंक्शन क्या है? अगर मैथ्स वाले होंगे तो शायद थोड़ा बहुत जानते होंगे, लेकिन मैं बताता हूँ फिजिक्स में जिस तरह से फंक्शन को अप्रोच किया जाता है वैसे मैथ्स में भी नहीं किया जाता है। तो आप समझ लो कि आपको कुछ नहीं आता है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको समझो। बहुत सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा व्हाट इज फंक्शन। ठीक है, व्हाट इज इट्स यूज। सेकंड, व्हाट इज डिफरेंशिएशन। अरे सर ये तो पढ़ा था क्लास 11th में। पढ़ा नहीं, इसीलिए तो फिर पढ़ा रहा हूँ, किसी ने नहीं पढ़ा ढंग से। अब फंक्शन, देन डिफरेंशिएशन, देन इंटीग्रेशन। अरे ये टॉपिक पढ़ने के बाद फोर्थ टॉपिक आपको जो पढ़ना है दैट इज ग्राफ। किसका? फंक्शन का। देखो इक्वेशन से समझ में ना आए तो ग्राफ। और इस बार एक मजेदार बात बताऊं, 12th के पेपर में उसका पेपर सबसे अच्छा गया है। जिसने ज्यादा पढ़ा था नहीं उसका अच्छा नहीं गया, जिसके ग्राफ के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। क्योंकि शुरुआत के 5-6 क्वेश्चन उसने जेई मेंस के पटक दिए, बाद का पेपर इजी था, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस हिलाने के लिए उसने किसके क्वेश्चंस पुट अप कर दिए? ग्राफ के सिंपल क्वेश्चंस, जो फिजिक्स के फॉर्म में थे, फिजिक्स के ग्राफ वाले क्वेश्चन। हवा टाइट हो गई लोगों की। तो ग्राफ का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। अभी देखना आप 2 या 3 लेक्चर में हार्डली ये कवर हो जाएंगे ये सारी चीजें। फिफ्थ क्या? ट्रिगोनोमेट्री। सर 10th में पढ़ी है बेटा, उसके अलावा भी थोड़ा सा जानना है, और 10th वाली भी तो भूल ही क्या हो गया। ट्रिग्नोमेट्री एंड डेफिनेटली वेक्टर्स। हाँ 11th में वेक्टर के कॉन्सेप्ट का ज़्यादा यूज था, लेकिन नो डाउट 12th में भी काम में आएगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज यहाँ पे भी मिलेंगी। हम लोग देखेंगे जैसे जैसे चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे। तो दीज आर 5 टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स विच यू हैव टू स्टडी before starting the physics of class 12th. Okay, this is prerequisite. Prerequisite का मतलब समझते हो? होटल में खाना खाने जाते हो, रेस्टोरेंट में, कौन से में? सत्या, राजकमल, कहाँ? सिंगरौली में ही बात कर रहा हूँ। कहाँ जाते हो? तो मेन कोर्स ऑर्डर करने से पहले कुछ ऑर्डर करते हो, क्या कहते हैं उसको? वो सूप वूप जिसमें आता है, वही है ये। कि अरे उसके बिना तो मजा नहीं आता है कि नहीं? तो समझ लो वो यही है, स्टार्टर। स्टार्टर चाहिए। बिना स्टार्टर के साहब, स्टार्टर के बिना, वो गाड़ी में लगा होता है ना स्टार्टर, अब पहले किक से काम होता था, अब स्टार्टर लगा होता है। वो स्टार्टर जब तक नहीं दबाओगे तब तक गाड़ी आगे नहीं चलेगी, भले उसमें पेट्रोल हो, सब कुछ हो, एवरीथिंग इज ओके, बट यू आर नॉट यूजिंग योर स्टार्टर, देन नथिंग विल वर्क आउट। तो स्टार्टर जरूरी है साहब। तो ये स्टार्टर के 5 चीजें आपको देखनी है, उसके बाद मेन कोर्स शुरू होगा। और घबराओ मत,
इतने ही आराम से, या हो सकता है इससे भी ज्यादा आराम से हम लोग पढ़ेंगे। ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर 11th में हमने पढ़ा था, अरे नहीं पढ़ा था, तुम मान लो नहीं पढ़ा था। फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ ऑफ फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्री एंड वेक्टर्स, बस और कुछ नहीं चाहिए। ओके, चलिए अब बात करते हैं, फंक्शन से स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। ओके, चलिए हटा रहा हूं मैं इसको। जो मैं लिख रहा हूं उसके नोट्स जरूर लेंगे, नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। देखो, बात करेंगे हम लोग छोटी छोटी चीजों पे, क्या क्या जरूरी है, फिजिक्स कैसे पढ़ें या कोई भी सब्जेक्ट कैसे पढ़ें। ठीक है, बहुत लोगों की शिकायत होती है, सर ये एनसीईआरटी समझ में नहीं आती। बेटा तुम समझना कहाँ चाहते हो, तुम तो बस टालना चाहते हो फिजिक्स को, निकल जाए बस। समझना जिस दिन चाहोगे उस दिन एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी के दादा भी समझ में आएंगे। एनसीईआरटी के दादा कौन? अरे वही जिन्होंने ये फिजिक्स के लॉज वगैरह दिए, न्यूटन, आइंस्टाइन। मैं नहीं हूं दादा। अब बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक की, क्या नाम है उसका, ये देखो, फंक्शन। क्या नाम है? फंक्शन। क्या है भाई फंक्शन? कोई फंक्शन शादी वादी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो फंक्शन क्या है साहब? फंक्शन है रिलेशन बिटवीन टू टाइप ऑफ वेरिएबल्स। ओके, रिलेशन बिटवीन टू टाइप ऑफ वेरिएबल्स। अब ये क्या भला है? वेरिएबल्स। रिलेशन तो समझ में आता है, संबंध है, ठीक है, रिलेशन। लेकिन ये वेरिएबल्स क्या है, बात करते हैं ये। लेकिन ये कितने टाइप के हैं? ये टू टाइप्स कौन कौन से हैं? तो दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल? डिपेंडेंट वेरिएबल। अब कैसे समझें साहब कि ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या चीज है? तो अगर मैं आपसे बात करूं कि मान लो आप अभी अपने घर पे हो, लॉकडाउन खुला और कोचिंग के लिए आप मेरी कोचिंग में अगर आना चाहो तो मोस्ट वेलकम है। आप आ रहे हो बाई साइकिल, बाई रोड, बाई कार, कैसे भी। आपको अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। यू आर फर्स्टली एट योर होम, नाउ यू आर इन चैलेंजर क्लास। ठीक है, ठीक। आप अपने घर पे थे, घर से आ गए चैलेंजर क्लास में। आपने अपनी पोजीशन चेंज करी। इसी पोजीशन चेंज करने को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। आप 9 बजे सुबह, जिस दिन लॉकडाउन ओपन हुआ, अपने घर पे थे और 9:30 बजे कोचिंग में बिना नहाए आ चुके थे, है ना? बिना नहाए आ चुके थे। काट नहीं रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं। और 9:30 बजे मेरी कोचिंग में। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट इज हैपनिंग और अकरिंग विथ रिस्पेक्ट टू, दैट इज अकरिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? टाइम। आहा। तो यहां पे दो बातें हैं। इन्हीं दो चीजों को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। दे आर वेरिएबल्स, मीन्स जो चेंज हो रहे हैं। वेरिएबल्स हम किसको बोलते हैं? विच आर चेंजिंग, विच कैन बी चेंज्ड। कांस्टेंट किसको बोलते हैं? जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। 1 रुपए हमेशा 1 रुपए ही रहेगा, है ना? 1 1 ही रहेगा हमेशा, 2 2 ही रहेगा, दैट इज कांस्टेंट।
लेकिन x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है. दैट्स वाई दैट इज वेरिएबल. ठीक है, तो बात करते हैं कि कौन इंडिपेंडेंट और कौन डिपेंडेंट. वेरिएबल कौन? जो चेंज हो सकता है. वेरिएबल कौन? जो चेंज हो सकता है. और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन? जो चेंज होगा लेकिन उसका चेंज इंडिपेंडेंट है, वो तो होगा ही. आप डिस्प्लेसमेंट करो, आप मत करो, आप कुछ भी मत करो, आपकी घड़ी तो साहब चलती ही रहेगी. चलती रहेगी ना, जब तक बैटरी खत्म नहीं होगी, वो अलग प्रॉब्लम है. लेकिन टाइम चलता रहेगा. बैटरी, घड़ी बंद हो जाती है इसका मतलब ये नहीं कि समय रुक जाता है ना. इज इट क्लियर? समय रुक जाएगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी. वो केवल एक ही एंटिटी रोक सकता है. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है यहां पे? कौन है? डिस्प्लेसमेंट या टाइम? टाइम है साहब, टाइम. अच्छा, डिपेंडेंट कौन है? एक ही तो बचा. क्या मजाक कर रहे हो सर? डिस्प्लेसमेंट. हाँ, डिस्प्लेसमेंट होगा तो किसी न किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा. और यहां पे तो दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट इज अकरिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. दैट्स वाई डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंडिंग ऑन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज टाइम. विच इज टाइम. क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का? अब हम लोग, मैं थोड़ा सा ग्राफ का भी कॉन्सेप्ट देता हूं, बाद में हम लोग और डिटेल में इसको डील करेंगे ग्राफ को. कि हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? ये एक्स एक्सिस होती है, थोड़ा बहुत अगर पता हो तो. ये वाई एक्सिस होती है. इस एक्स एक्सिस पे एक्चुअली हम कौन सा वेरिएबल देते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. कौन सा वेरिएबल देते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और इस पे कौन सा वेरिएबल देते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल साहब. अगर बात करूं यहां पे डिस्प्लेसमेंट x है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑकरिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. जरूरी नहीं है वो स्ट्रेट लाइन हो, वो कर्वी भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है, वो जैसे मर्जी वैसे हो सकता है. वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, लेकिन हो तो सकता है. इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्राफ ऑफ द फंक्शन. पिक्चर से समझो, अगर नहीं समझ में आ रहा इक्वेशन से, तो हम लोग इक्वेशन भी बनाना सीखेंगे. कैसे? अरे डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है. x इज इक्वल टू 5t. नहीं, इस तरह से डिपेंड कर रहा है. x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर. नहीं, क्या ये सही है? ये सही है, दोनों सही है. ये मैं भी, आप लोग जानते नहीं हो, ये लीनियर मोशन का ग्राफ है और ये पैराबोलिक मोशन का ग्राफ है. पैराबोलिक मोशन मतलब वही प्रोजेक्टाइल वाली, है ना. तो अगर मैं बात करूं कि कैसे, ये देखो, t की वैल्यू रखते जाओ. ये x1 है मान लो और ये x2 है, तो x1 और x2 की वैल्यू निकालते जाओ. मान लो t 0, तो दोनों ही क्या हो गए? 0. पोजीशन क्या है? 0. लेकिन t अगर एट 1 सेकेंड आप देखोगे तो x1 5 मीटर चल चुका होगा अगर मीटर में आ रहा है, और ये कितना चल चुका होगा? 2 2 4 5 1 1 1 1 5 5, दोनों सेम पोजीशन पे. लेकिन जैसे ही 2 होगा वैसे ही ये 10 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा. जैसे ही 3 सेकेंड पे आप देखोगे, टाइम वी आर मेजरिंग इन सेकेंड्स एंड पोजीशन वी आर मेजरिंग इन मीटर्स. जैसे ही t इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 45. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अगर दोनों का ग्राफ आप देखोगे, किसका? डिस्प्लेसमेंट, मान लो x और इधर टाइम, तो ये है डिस्प्लेसमेंट किसका? x1. ऑब्जेक्ट 1 का लीनियर ग्राफ, और ऑब्जेक्ट 2 का कैसा है? ये है x2 पैराबोलिक. स्क्वायर है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्लियर है? तो ये मैथमेटिकल फॉर्म और ये ग्राफिकल फॉर्म. अब जैसा कि मैंने एक वादा किया था कि मैथ्स क्यों जरूरी है साहब, मैथ्स क्यों जरूरी है, ये आपको मैं बताऊंगा. तो ये बताने के लिए मुझे एक स्टोरी सुनानी पड़ेगी. क्या फंक्शन क्लियर हुआ? व्हाट इज फंक्शन? रिलेशन बिटवीन टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स. ओके, व्हाट इज वेरिएबल? विच कैन चेंज. व्हाट इज कांस्टेंट? विच कैन नॉट चेंज. अब ये दो टाइप्स ऑफ वेरिएबल कौन से हैं? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट का एग्जांपल टाइम,
मैंने लिया यहाँ पे डिपेंडेंट का एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट कैसे लिया, क्या लिया, समझ में आया। और दो तरह से हम फंक्शन को शो कर सकते हैं, या कि ग्राफिकल फॉर्म में, या कि ग्राफिकल फॉर्म में, या कि कौन से फॉर्म में, मैथमेटिकल। देखो, और अगर मैं बात करूं बायो और मैथ्स दोनों के लिए कॉमन सबसे सुटेबल जॉब कौन सी रहेगी, ग्राफिकल मेथड। मैथ्स वालों को हो सकता है ज्यादा पसंद आए मैथमेटिकल, लेकिन दोनों के लिए मैथ वाला ये नहीं कह सकता मैं ग्राफिकल नहीं पढ़ूंगा, इसीलिए ग्राफ के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। समझ में आई बात? तो फंक्शन भेजा काम करना चाहिए, व्हाट इज फंक्शन। और मैं ऐसे ही, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो पूरी 12th की फिजिक्स इन्हीं 5 चीजों को बेस्ड करके मैं पढ़ाऊंगा। तो ये बहुत ध्यान से समझना। 2-4 टॉपिक फिजिक्स के छूट जाएंगे, वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है, मैं मिटा रहा हूं। समस्या इस बात में होगी कि ये 5 टॉपिक नहीं आते हैं, फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैं नहीं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। फिर वही फिजिक्स रटो, हाय है सर बहुत कठिन है क्या 12th की फिजिक्स, क्या होगा मेरा, क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, इस साल फेल हो जाओगे, अगले साल फिर से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे। क्यों घबराते हो? थोड़ा सा पिताजी की माताजी की लात और बात दोनों सह लेना, है ना। नहीं सहना है तो अच्छे से पढ़ लो। अच्छे से पढ़ने का मतलब पास होने वाली स्टाइल में नहीं, अच्छे से पढ़ लो, है ना। और प्लीज़ अपनी शिकायतें कि मेरे पास डेटा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है, मैं फिर से पढ़ाऊंगा चीज़ों को, अगर है तो उनका यूज़ करो। मैं भी अपने टाइम का यूज़ कर रहा हूँ, मैंने ये चीज़ सीखी है स्पेशली आप ही लोगों के लिए। ठीक, अब बात करते हैं किसकी, स्टोरी टाइम। इट्स स्टोरी टाइम। स्टोरी सुनने में तो बहुत मजा आता है सर, पढ़ने से कहीं ज्यादा मजा आता है स्टोरी सुनने में। तो चलो स्टोरी सुनते हैं। 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था एरिस्टोटल, दूसरे का नाम था गैलीलियो। क्या नाम था? एक का नाम था एरिस्टोटल, दूसरे का नाम था गैलीलियो। क्या किया? एरिस्टोटल 50 बिफोर क्राइस्ट में पैदा हुए थे और गैलीलियो तो अपने टाइम के 1650 AD। तो क्या हुआ, इन्होंने, एरिस्टोटल ने क्या किया, ये पहले देखो क्या है, ये कुछ दिख रहा है यार? घर वालों से भी पूछोगे तो बता देगा। और ये भी दिख रहा है, समझ में आ रहा है क्या है? जिससे किसी का भी मूड फोड़ सकते हो। ईटा बोलते हैं इसको, ब्रिक, है ना, बहुत भारी होता है। और ये मोर का ना मिले तो कौवे का ही पंख सही, है ना, किसी का भी पंख होना चाहिए, फेदर। इंग्लिश में अगर समझ में आता है तो फेदर, वैसे पंख। मोर का ना मिले तो कौवे का ही सही। तो मैं बात करता हूं, उन्होंने 2 चीजें ली, फेदर और ब्रिक। उन्होंने एक सेम हाइट से दोनों को फेंका। किसने? सबसे पहले बात करता हूं एरिस्टोटल की, सबसे पहले पैदा हुए थे ना, जिनको जो पहले पैदा होते हैं उनकी बात सबसे पहले। तो उन्होंने क्या किया, फेंका फेदर को और ब्रिक को फ्रॉम द सेम हाइट। तो उनका ये कहना था, उनका ये ऑब्जर्वेशन था कि जो भारी होगा वो जल्दी पहुंचेगा और जो लाइट वेट का होगा वो लेट से पहुंचेगा। हुआ भी यही एग्जैक्टली। ब्रिक पहले पहुंच गया, फेदर आराम से घूमते टहलते हुए पहुंचा। तब तक बात ये सही थी, मतलब लगभग 1700 साल इनकी बात सही से चली, जब तक गैलीलियो का स्टेटमेंट नहीं आया। 1700 ईयर्स इनकी बात सही चली। उसके बाद गैलीलियो साहब का स्टेटमेंट आया, नो दिस इज रॉन्ग। उन्होंने बोला नहीं, दोनों सेम टाइम में पहुंचेंगे। पूछा गया कैसे? तो यहां पे गैलीलियो ने, दोनों ही फिजिक्स के बहुत बड़े ज्ञाता थे, नो डाउट, क्योंकि फिजिक्स का मतलब होता है नेचर को ऑब्जर्व करना। एरिस्टोटल भी करते थे और गैलीलियो भी करते थे। ये बात अलग है कि जैसे हम लॉकडाउन आज झेल रहे हैं, उससे कहीं गंदा वाला लॉकडाउन किसने झेला है? गैलीलियो ने, बहुत गंदा वाला।
किसने? चर्च ने, क्योंकि ये चर्च पहले साइंस का करता रहता, सब चर्च होता था और चर्च को हर बात में ये चैलेंज कर देते थे और इनकी हर बात, लगभग ऑलमोस्ट सारी बातें गैलीलियो की सही हुई। और क्यों सही हुई? ओनली बिकॉज ऑफ मैथ्स। ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ मैथ्स ऑल्सो, बट एरिस्टोटल वॉज नॉट। ये केवल फिजिस्ट थे, इनके पास केवल फिजिक्स थी। ये अपने स्टेटमेंट को, फिजिक्स से क्या कहने का मतलब, क्या कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूं कि अपने स्टेटमेंट को वेरीफाई कराने के लिए इनके पास कोई मैथमेटिक्स के टूल्स नहीं थे, मैथमेटिक्स नहीं थी। और मैथमेटिक्स बस यही काम करती है, आपको वेरीफाई करा देती है, आपको आईना दिखा देती है कि आप कितने सही हो और आप कितने गलत हो। तो गैलीलियो ने मैथ्स के दम पे आईना दिखा दिया एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट को कि नहीं, दोनों चीजें सेम टाइम पे पहुंचेगी, प्रोवाइडेड दोनों को सेम कंडीशन दिया जाए। अब इसका क्या मतलब है, दोनों को सेम कंडीशन दिया जाए? तो गैलीलियो ने बोला आपकी बात सही है। अरे पहले तो मैंने बोला, मैं खुद आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा हूं, देखो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। पहले तो मैंने बोला कि नहीं, एरिस्टोटल ने जो बोला कि दोनों अलग अलग टाइम पे पहुंचेंगे, भारी चीज पहले और हल्की चीज बाद में, गैलीलियो ने गलत भी साबित किया। लेकिन गैलीलियो ने फिर बोला कि नहीं, आप एक कॉन्टेक्स्ट में सही हो लेकिन जनरल कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं। तो किस कॉन्टेक्स्ट में सही हो? गैलीलियो का कहना था अगर मैं एयर के फ्रिक्शन को कंसीडर करता हूं, किसको कंसीडर करता हूं? एयर के फ्रिक्शन को कंसीडर करता हूं, तो फेदर पे एयर का फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है अपवर्ड, स्टोन पे कम है, तो इसीलिए स्टोन ज्यादा देर तक एयर में ट्रेवल करता रहेगा और फेदर ज्यादा देर तक ट्रेवल करेगा और स्टोन पे फ्रिक्शन फोर्स कम है एयर का, इसलिए वो बहुत कम टाइम के लिए एयर में रहेगा और आ जाएगा जमीन पे। दैट्स वाई एरिस्टोटल गिव दैट कॉन्सेप्ट। तो गैलीलियो ने क्या कहा? बोला नहीं, ये तो बात गलत है, एक पे फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा दे रहे हो, दूसरे पे कम दे रहे हो एयर का, ये तो गलत बात है, दोनों को सेम ट्रीट करो। तो कैसे सेम ट्रीट करो? तो उन्होंने कहा कि अगर दोनों को रेस्ट से फेंका जाए, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, दूसरी सेम हाइट एंड बोथ आर सब्जेक्टेड टू सेम force of acceleration, both are subjected to same force of acceleration, then क्या होगा साहब? अगर ये तीन बातें होंगी तो डेफिनेटली दोनों को जमीन पे पहुंचने में, दोनों को ग्राउंड में पहुंचने में सेम टाइम लगेगा। और इसके लिए हमने क्या क्रिएट किया? वैक्यूम क्रिएट किया और उसमें एक्सपेरिमेंट किया। देखना चाहते हो? लो देखो सब तुम्हारे लिए। देख रहे हो? ये वैक्यूम में इधर बॉल इधर फेदर, देख लो, ये देखो दोनों वैक्यूम में गिर रहे हैं। ये देखो, दिख रहा है? गिर रहा है। ये देखो, गिरा। मजा आया कि नहीं? अब तो ये कौन सा फोर्स था? केवल कौन सा फोर्स लग रहा था? वैक्यूम किसको नहीं रोक सकता? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं रोक सकता। ये वैक्यूम में भी लगता है साहब। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, मतलब आपका कौन सा फोर्स एक्टिव है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ये दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। दोनों पे एक्सेलरेशन कितना होगा? g = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसीलिए दोनों सेम टाइम में पहुंचेंगे। अब ये सब उनके पास नहीं था, गैलीलियो के पास। ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको दिखाया, ये अभी के एक्सपेरिमेंट्स हैं। उन्होंने कैसे प्रूफ किया? तो he took the help of mathematics। कैसे? चलो दूसरे पेज पे बात करते हैं थोड़ा सा।
8 पेज। ओके, ठीक। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा बॉल को मैं एक हाइट से डालता हूं तो जल्दी पहुंच जाता है, मेरे को टाइम कैलकुलेट करने का मौका ही नहीं मिलता है। तो उन्होंने एक इंक्लाइंड प्लेन लिया। क्या लिया? एक इंक्लाइंड प्लेन लिया और उस पे एक रोलिंग बॉल, मान लो ये 10 डिग्री का इंक्लाइंड प्लेन था, उस पे रोल करते हुए नीचे पहुंच गई। फिर उन्होंने 20 डिग्री का, एंगल्स पे मत जाना, यहाँ पे हो सकता है दिखने में सेम दिखे, 20 डिग्री का इंक्लाइंड प्लेन लिया। फिर देखा बॉल पहुंचा। फिर उन्होंने 70 डिग्री का इंक्लाइंड प्लेन लिया और बॉल पहुंचा नीचे रोल करते हुए। क्या देखा कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे अगर मैं बात करूं, मान लो ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम t है, इस टाइम t है, तो हर सक्सेसिव इंटरवल में, हर अगले इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल है वो इंक्रीज होता जा रहा है। बात समझ में आई? जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर 1-1 सेकंड का टाइम इंटरवल लिया उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि 0 से 1 सेकंड के बीच में, उनका ऑब्जर्वेशन 0 से 1 सेकंड के बीच में ऑब्जेक्ट अगर कितना मीटर चला, 1 मीटर चला, तो 1 से 2 के मीटर के बीच में ऑब्जेक्ट कितना मीटर चला, 3 मीटर चला। 2 से 3 सेकंड के बीच में ऑब्जेक्ट कितना मीटर चला, 5 मीटर चला। 3 to 4 सेकंड के बीच में ऑब्जेक्ट कितना मीटर चला, 1, 3, 5, फिर 7 मीटर। क्या हमेशा ऐसा नहीं, इंक्लिनेशन बढ़ाते जाओ। तो उन्होंने देखा इंक्लिनेशन बढ़ाने पे ये हुआ कुछ ऐसा। कैसा हुआ? 2, 6, 10, 14, इतना। हर सक्सेसिव टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो बढ़ती गई। तो उन्होंने सोचा कि अगर ये हर इंक्लिनेशन पे सही है तो 90 डिग्री पे भी सही होगा, कि अगर एक हाइट से फेंकूंगा तो इसका मतलब कैसे हुआ, कैसे मैथमेटिक्स की हेल्प ली उन्होंने? अब देखो, इसको बना लेना। अब जो मैं बताना चाहता हूं, देखो, तो साहब क्या किया उन्होंने एक टेबल बनाया। बोला ठीक, मैं इधर टाइम लेता हूं और इधर डिस्प्लेसमेंट x। तो उन्होंने देखा कि अगर मैं बात करूं t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1। एग्जांपल लेता हूं, t इज इक्वल टू 2 में कितना किया, 1 तो फर्स्ट में और 3 1 to 2 में, तो कितना ट्रेवल कर लिया टोटल, 4। t इज इक्वल टू 3 में कितना किया, कितना हुआ, 9। t इज इक्वल टू 4 में कितना हो गया, 16 मीटर। अगले वाले में बात करें तो कितना ट्रेवल हो गया, 2। कितना ट्रेवल हो गया, 8। कितना ट्रेवल हो गया, 18। कितना ट्रेवल हो गया, कितना ट्रेवल हो गया, 32।
अब देख रहे हो x जो है t का क्या है, स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, और यहाँ पे भी देखो x जो है t का स्क्वायर है लेकिन 2 से मल्टीप्लाइड है। अगर इक्वेशन आप दोगे दोनों का तो यहाँ पे लिखोगे x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखोगे x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर। बना करके देखो, x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर। ये था उनको मैथ्स का सपोर्ट। अब उन्होंने जब यही चीज एकदम हाइट से 90 डिग्री पे गिराई तो उन्होंने देखा एक्सपेरिमेंटली करके कि x इज इक्वल टू टी स्क्वायर या 2t स्क्वायर नहीं मिल रहा है उनको। वो नहीं जानते थे उस समय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये सब बकवास उनको नहीं पता थी, क्योंकि उन्होंने ही ये बकवास दी है। कैसे दी है ये देखो अपने एक्सपेरिमेंट से, मैथमेटिक्स की हेल्प से। एरिस्टोटल का नॉलेज था उनके पास, लेकिन मैथमेटिक्स थी, इसलिए वो इक्वेशन दे पाए। उन्होंने बोला कि ओके x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, बट एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये अप्रोक्सीमेटली 5 के बराबर है। अब कैसे हम आज से, तो देखो u इज इक्वल टू कितना था 0, तो x इज इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये तो खत्म। g कितना होता है अप्रोक्सीमेटली, अगर 10 मान लें तो कितना होता है 10/2 कितना हो गया 5t स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। ये थी गैलीलियो की इक्वेशन। क्या समझ में आया मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है। ये थी पूरी स्टोरी कि कैसे फंक्शन ने मदद की गैलीलियो को अपने कंक्लूजन तक रीच करने में। तो क्या देखा उन्होंने क्या देखा, मैं फिर से एक स्टेटमेंट लिखता हूं, ये आप लोग देख चुके होंगे, मैंने कंपैरिजन करके दिखा दिया आज की इक्वेशन और जो उन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन बनाई थी। उन्होंने दिखा दिया क्या, कुछ तो दिखाया, कुछ नहीं दिखाया। क्या दिखाना सर, सब मोह माया है। पहले कोरोना से बच के दिखाओ। अरे कोरोना से तो बच ही जाएंगे, तुम लोग का इम्यून सिस्टम बहुत तगड़ा है भाई। मेरे जैसा वायरस जब तुम लोगों को नहीं पढ़ा पा रहा है तो कोरोना का वायरस क्या कर पाएगा। आया समझ में। तो क्या है, क्या देखा उन्होंने, इन एवरी सक्सेसिव equal interval of time distance traveled by object is increasing and it is in the ratio of odd integers। समझना है, 1:3:5:7 देखा ही वो, समझना है कि नहीं है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मैं फिर से बात करता हूं टेबल की कि टाइम लिया उन्होंने, इधर डिस्प्लेसमेंट लिया, उन्होंने देखा कि 0 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट 0, t इज इक्वल टू कैपिटल T पे फर्स्ट टाइम इंटरवल डिस्प्लेसमेंट कितना x, t इज इक्वल टू 2t पे डिस्प्लेसमेंट कितना दिखा उनको 4x, t इज इक्वल टू 3t पे डिस्प्लेसमेंट कितना दिखा उनको 9x। अब टाइम इंटरवल t इस t में कितना चला x, इस t में कितना चला 3x, इस t में कितना चला 5x। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू कितना आया 5t स्क्वायर फॉर वर्टिकली फॉलिंग ऑब्जेक्ट वर्टिकली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, किसके लिए, वर्टिकली फॉलिंग ऑब्जेक्ट starting from rest and getting only
acceleration due to gravity, which is 9.8, or approximately you can take it 10 meter per second square. ठीक है, तो ये बात हुई किसकी? फंक्शन की। अब इसके बाद हम यहीं से स्टार्ट करेंगे किसकी बात? डिफरेंशिएशन की। और डिफरेंशिएशन बोलना नहीं समझ में आता है ना, उसको बोलते हैं रेट मेजरर। रेट समझ में आता है, इंटरेस्ट रेट, वहीं से शुरुआत करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप आपको आज कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा किसका? किसका? फंक्शन का। क्लियर है? आपको आज कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा किसका? फंक्शन का। फंक्शन क्या है और ये स्टोरी क्लियर होगी और मजा आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू। हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज विथ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन।